कहा है कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। अगर पैसे लगते तो इस छोटे से गांव का बच्चा कभी सिविल जज बनने का ख्वाब नहीं देख पाता। आज वीर सिंह धाकड़ ने सिविल जज का इम्तिहान पास कर उन सभी बच्चों के मन में एक उम्मीद की किरण जगाई है जो अपनी विषम परिस्थितियों के कारण बड़े ख्वाब देखने से डरते हैं। सेकंड क्लास की स्कूल स्कूल की तरफ से मुझे बुक्स मिली। तब मुझे सेकंड क्लास में जब मिली तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं सेकंड क्लास में आ गया हूँ। उससे पहले मुझे यही पता नहीं था कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं सरकारी स्कूल्स की क्या हालत रही होगी उस टाइम। मैं सीनियर से सुनता था कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने ये सोच लिया था कि यार अपन फिजिक्स का टीचर बन के ही ये डिफिकल्टी लेवल को नीचे लेके आते हैं। हुआ था। और एक ही घर था जो कि कच्चा था। अच्छा, अब कुछ उसी में कच्चे फैमिली। जो मकान होते हाँ, हैं। कच्चे मकान होते हैं जिस पे कबेलू चढ़े होते हैं ऊपर हाँ, कुल छत मिला की के जगह। उसमें ऐसा होता है कि वो सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल ना होके हाँ, मिट्टी की मिट्टी दीवारें बनी से, होती हाँ, हैं। मिट्टी सी दीवारें होती हैं। हाँ, हाँ। तो वो घर था। हम्म, उसी में फैमिली का रहना खाना सब हम्म, हम्म। उसी में होता था। जब और रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे? फिर रिजल्ट आया उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं तो मान के बैठा था छुट्टी है तो रिजल्ट आएगा नहीं। हम्म, तो मैंने प्लान कर रखा था कि आज गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखनी है। उसके मेनली उसमें यही रहता है कि प्रैक्टिस जरूरी है जजमेंट के लिए, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी रहता है। दिन जब रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं मिलता तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक फॉर जुडिशरी। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो हालातों की जंजीरें आपको ज्यादा समय तक बांध के नहीं रख सकती। ये बात जिस शख्स ने साबित की है उनका नाम है मिस्टर वीर सिंह धाकड़, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज 2021 के एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की है। तो आइए बातचीत करते हैं मिस्टर वीर सिंह धाकड़ से। तो वीर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। Veer, please introduce yourself to our viewers. मेरा नाम वीर सिंह धाकड़ है। मैं ग्राम बलरामपुर का निवासी हूँ जो कि विदिशा जिले की लटेरी तहसील का एक हिस्सा है। वीर, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं, माताजी, दो बड़ी सिस्टर्स हैं और एक छोटा भाई है। माताजी हाउसवाइफ हैं और पिताजी किसानी करते हैं। खेती बाड़ी है आपकी ग्राम खेती। बलरामपुर में। जी सर, जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ग्राम बलरामपुर के निवासी हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो ग्राम बलरामपुर में रह के हुई है या फिर पढ़ने के लिए आप शहर गए थे? और मेरी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं और गांव में सरकारी स्कूल के अलावा कोई स्कूल भी नहीं था। तो मेरा उसी स्कूल में नाम लिखवा दिया गया सरकारी में, जिसमें मेरी दीदी का और मेरे छोटे भाई और मेरा तीनों का एक साथ एडमिशन कराया गया था। एक ही क्लास में? एक ही क्लास में एक और साथ एडमिशन और कराया आप था। लोगों में एज डिफरेंस था? एज डिफरेंस था। और जब सेकंड क्लास की स्कूल स्कूल की तरफ से मुझे बुक्स मिली, हम्म, तब मुझे सेकंड क्लास में जब मिली तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं सेकंड क्लास में आ गया हूँ। उससे पहले मुझे यही पता नहीं था कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं सरकारी स्कूल्स की क्या हालत रही होगी उस टाइम पर। हम्म, और जिसमें रेगुलर क्लासेस भी नहीं होती थी, टीचर्स भी आ गए अपना टाइम पास करके चले जाते थे। तो इस टाइम एक मेरे गांव में टीचर हुआ करते थे, श्री भैरोलाल पंती सर, हम्म। जो कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। और उनकी फीस हुआ करती थी 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 50 रुपए पर मंथ? 50 रुपये पर मंथ। ईयर कौन सा होगा उस समय? ये 2003 और 4 के आसपास की बात है। अच्छा। तो वहां पर हम सारे भाई बहन पढ़ने के लिए जाते थे। और मेरे चाचा जो सबसे समझदार थे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे फैमिली में, हम्म, उनको ये लगता था कि इसके पास टैलेंट है, दिमाग है, अच्छा दिमाग है इसका। हम्म, और वो चाहते थे कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े, हम्म, यहाँ से गांव से निकल के बाहर अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। हम्म। और उन्हें उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता था जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा, तो तो उनको। उन्होंने हम्म, जो मेरे चाचा थे उन्होंने मेरा एडमिशन कराने की हम्म, लिए फॉर्म भरवाया। एंट्रेंस एग्जाम होता था उसका, और वो मैंने क्लियर किया एंट्रेंस एग्जाम। हम्म। 6 क्लास से लेकर 12th तक फिर मेरी वहाँ पर पढ़ाई हुई है। वहाँ जवाहर की, नवोदय हाँ विद्यालय जी में? सर, बाकी की एजुकेशन। और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि घर से दूर था स्कूल मेरा, काफ़ी दूर था। और बोर्डिंग स्कूल रहता है ना ये बोर्डिंग कि सब स्कूल, जी हॉस्टल सर, वगैरह सब उसी बोर्डिंग में? स्कूल रहता था। हाँ, हाँ। और मेरी एज रही होगी 11 ईयर्स के आसपास की। ठीक है। उस टाइम मैंने अपना घर छोड़ दिया था पढ़ाई के लिए।
और घर की बहुत याद आती थी, दादा दादी थे, हम्म, सबके साथ में रहना होता था, ये सब जॉइंट था। फैमिली तो जॉइंट गांव फैमिली में थी। तो एक साथ ही रहते हाँ, हैं एक इसलिए साथ ही रहते हाँ। थे, तो वहां पे एकदम अकेला रहना, हाँ। फैमिली से दूर हम्म, रहना, तो काफी दिक्कत भरा हम्म, टाइम था वो। हम्म, और घर पे फोन नहीं था। वहाँ अच्छा। वहाँ पे एसटीडी कॉल होती थी, अलाउड होती थी, हम्म। लेकिन घर पे फोन नहीं था, तो जो गांव में लैंडलाइन हुआ करता था उस पे कॉल करते थे। और उसके बाद फिर वो जाके घर पे बताते थे कि आपका फोन आया हुआ है, फिर घर वाले आते थे, तब बात हो पाती थी। तो उसमें भी काफी गैप हो जाता था। हम्म, फिर फैमिली ने फोन ले लिया, वो भी एक ही हुआ करता था उस टाइम, मोबाइल फोन। तो वो भी अगर जैसे चाचा के पास है तो चाचा कहीं बाहर चले गए लेके, तो फोन आया तो फिर घर पे बात नहीं हो कई पाती दिनों थी। तक मतलब इस तरह होता था कि कई दिनों हाँ। तक घर पे बात ही नहीं हुई है। हाँ सर, ऐसा होता था कई बार, मम्मी हम्म, पापा से बहुत हम्म, दिन हो गए, बात ही नहीं हो पाई है। हम्म। तो जी। इसका इससे आपका मतलब अगर एक सीख ली जाए, अगर एक एक्सपीरियंस की तरह देखा जाए, तो इसको इस सारे जो आपकी समस्याएं थी, अगर देखा जाए इतनी बाधाएं थी जो आपको सामना जिनका कर रहा हो परेशानियों का, तो इससे आपने क्या सीखा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट मैंने से ये देखा देख लिया था कि सेक्रीफाइस तो करना है, पढ़ना है। अगर हम्म, गांव पे जाएंगे तो वही है फिर, हम्म, सरकारी स्कूल। हम्म, अगर पढ़ाई करना है, दूर रहना है, और फैमिली का सेक्रीफाइस, एक जो बचपन का प्यार होता है घर वालों का, हम्म, उसको भी सेक्रीफाइस करना है। तो मेहनत तो करनी है पढ़ाई के हम्म, लिए, अगर कुछ करना है करियर में तो। हम्म, तो मैं उसी चीज में लगा रहता था, और जो टीचर्स थे उनकी सपोर्ट मिलती रहती थी। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, वो मोटिवेट करते रहते थे। और मैंने नवोदय विद्यालय में सीखा कि एक तो मैंने मेहनत करना सीख लिया था, कि लाइफ में मेहनत कैसे करनी है पढ़ाई के रिस्पेक्ट में, और बाकी अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो। हम्म, और मैंने देखा कि अनुशासन बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, और मैंने वो चीज़ अपने अंदर बैठा ली, अपने जीवन में उतार ली, कि अनुशासन यहाँ से सीखना ही है। नवोदय विद्यालय ने मुझे बहुत ही अनुशासनिक एक जीवन जीने का तरीका सिखा दिया था, और एक शेड्यूल बना दिया था, जो कि 5:30 बजे सुबह उठने से लेके रात को 8 बजे डिनर तक का पूरा शेड्यूल होता था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। तो उसमें पार्ट लेते थे, सब कुछ करते थे। तो इस तरह का आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका नवोदय विद्यालय में जी रह सर, के एक हुआ। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से। तो आपने अपना 12th तक की, हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय में रह के की। तो जैसे ही हम 10th क्लास, है ना, 10th क्लास के बाद जैसे हम देखते हैं अगर, तो डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज सामने रहती हैं। बेसिकली हमें अपना स्ट्रीम चुनना होता है कि हमें जी कहाँ सर। जाना है। बायोलॉजी मेडिकल में जाना है, इधर इंजीनियरिंग में जाना है, और भी डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद ये कंफ्यूजन हुआ, कुछ डिफिकल्टी हुई अपना करियर ऑप्शन चुनने में? जी सर, कंफ्यूजन तो बहुत था, क्योंकि ना हम्म, तो कोई फैमिली में इतना पढ़ा लिखा था, हम्म, और ना ही कोई रिलेटिव्स या बड़े भाई बहन में से कोई भी पढ़ा लिखा इतना था नहीं, कि जो आपको बता सके कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी बेहतर है, किस में करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, कैसा है। तो मेरे जो चाचा थे, सबसे समझदार, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हम्म, तो उनका ये मन था कि ये बायो ले ले और डॉक्टर बने। ठीक है। और मेरा बायो में एक्चुअली उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे वो एक तो नाम बहुत अजीब लगते थे, जो साइंटिफिक साइंटिफिक नेम। नेम्स होते हैं। साइंटिफिक नेम वो हम्म, पढ़ने में या याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट लगते थे मुझे। इसके बाद में मेरा थोड़ा रटने वाला सीन नहीं था सर, मुझे रटाते नहीं थे। हम्म, तो मेरा इंटरेस्ट जो था मैथ्स और फिजिक्स की तरफ था ज़्यादा। और मैं सीनियर से सुनता था कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो मैंने ये सोच लिया था कि यार अपन फिजिक्स का टीचर बन के ही ये डिफिकल्टी लेवल को नीचे लेके आते हैं। मतलब ये सोच लिया हाँ। कि अगर फिजिक्स डिफिकल्ट है तो हम हाँ, फिजिक्स पढ़ाएंगे, इसको फिजिक्स आसान पढ़ाएंगे, बनाएंगे। हाँ आसान बनाएंगे। तो मेरा था कि अपन डिफिकल्टी लेवल अपन भी देखेंगे पढ़ के, और फिर इसको पढ़ा के, और अपन इसको थोड़ा सा नीचे आसान लेके आसान भाषा में, डिफिकल्ट लेवल नीचे ले जाएंगे। आसान भाषा में लोगों को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। हम्म। तो उसी का सोच लिया था कि प्रोफेसर बनना है फिजिक्स का। तो पीसीएम ऑप्ट कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री 11 मैथ्स, 12th हाँ। में। जी हाँ। सर। हाँ। इंटरेस्ट भी था। हाँ। तो ऐसे करके मैंने खुद से ही ये चूज किया था, किसी ने बताया नहीं मुझे कि एक्चुअल में कौन ऐसे ही। सी स्ट्रीम चूज करनी है, क्या हम्म। करना है आपको आगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ली और हम फिजिक्स टीचर बनना, तो चाचा चाहते थे कि डॉक्टर बने। हाँ। तो अब इसके बाद ये लॉ कहाँ से आया बीच में?
लॉ लॉ की एंट्री होती है सर 12th में। हाँ, जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाना हुआ, तो मेरे ज्योग्राफी के टीचर थे, उनकी बेटी का सिलेक्शन हो चुका था उस टाइम पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। ठीक तो है। मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि क्लैट एक ऐसा एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं इसके लिए। और मैंने सर एक हमारा एक सिविल केस हो रखा था बचपन में, जब मैं फैमिली छोटा ही था। डिस्प्यूट। हाँ, फैमिली डिस्प्यूट था, तो उस टाइम थोड़ा सा सुन रखा था कि भाई जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, कोर्ट होते हैं, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि एक्चुअली बनते कैसे हैं, कि जज कैसे बनना है या फिर एडवोकेट कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रीम लेनी पड़ती है आपको उसके लिए। तो सर उसके बाद मुझे पता चला कि क्लैट एग्ज़ाम है, और फिर मैंने धीरे धीरे और रिसर्च की, थोड़ा बहुत टाइम लिया सोचने में, फैमिली मेम्बर से भी मैंने डिस्कस किया इस बारे में। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एडवोकेट बनना है, और एडवोकेट के लिए मुझे एनएलयू चाहिए। एडवोकेट बनना है, फाइनल डिसाइड डिसीजन होगा तो 12th में कर लिया था ये डिसाइड। कि एडवोकेट बनना है। हाँ, एडवोकेट बनना कुछ है। पता था कि कैसे एडवोकेट की फंक्शनिंग कैसे होती है और सारी चीजें, कुछ आइडिया था वो ऐसा? एडवोकेट थोड़े बहुत देख भी रखे थे अच्छा, सर। उसको देख के और बाकी एकदम से फिजिक्स टीचर से हाँ, उधर झुकाव बढ़ गया फिर। कि अब रुझान आ गया एडवोकेट हाँ, बनना है। अब थोड़ा बहुत सोशल लाइफ या सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, हम्म। या केसेस लड़ेंगे अपन भी, एक अपना भी तो केस हुआ था, ऐसा है। तो एडवोकेट के लिए सोच लिया, तो फिर उधर देखा कि क्योंकि हमें एक आइडिया हो गया था कि नेशनल यूनिवर्सिटी एक इस तरह के संस्थान है, वहां हाँ। रह के एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं वहां हाँ, पढ़ाई कर ली जाए तो। वहां रह के बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, और मैंने ये सीधा सोचा था कि सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे तो आना नहीं है। तो वहां से क्लैट का हो गया कि क्लैट करना है, क्योंकि जी क्लैट सर। कॉमन लॉ एडमिशन होता है नेशनल यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम, उनमें एडमिशन के लिए। ठीक है, तो क्लैट देना ये फाइनल डिसीजन हुआ हमारा। हम्म। उसके बाद प्रिपरेशन करनी है फिर क्लैट की। क्लैट की प्रिपरेशन के लिए सर ऐसा था कि 12th तो स्कूल में हो गई, बोर्डिंग हम्म, स्कूल था, वहाँ रहना खाना सब सब होता था। फ्री था उधर तो। अब उसके बाद नवोदय में या तो तो सब घर फ्री से रहता है। प्रिपरेशन करें। नवोदय में सब फ्री रहता है। हाँ, फ्री रहता है सर। हम्म। तो या तो फिर घर जाना होगा वापस, और प्रिपरेशन के लिए। हाँ, क्लैट प्रिपरेशन, अगर हाँ, कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ। क्लैट देना है तो हाँ, क्लैट के लिए प्रिपेयर घर रह के ही करना पड़ेगा फिर। हाँ, हाँ। और घर में ऐसा था कि 2014 में ही फैमिली सेपरेशन हुआ था, पार्टीशन वगैरह हुआ था, हम्म। और एक ही घर था जो कि कच्चा था। अच्छा, अब कच्चे उसी में कच्चे फैमिली, जो मकान होते हाँ, हैं। कच्चे मकान होते हैं जिस पे कबेलू चढ़े होते हैं ऊपर, हाँ, कुल छत मिला की के उसमें जगह। ऐसा होता है कि वो सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल ना होके हाँ, मिट्टी का मिट्टी की मिट्टी दीवारें बने से, होती हाँ, हैं। मिट्टी सी दीवारें होती हैं। हाँ, हाँ। तो वो घर था, हम्म, उसी में फैमिली का रहना खाना सब हम्म, हम्म, उसी में होता था। और एक्चुअल में उतनी पढ़ाई की माहौल भी नहीं थी गांव में, ना घर में माहौल था ऐसा कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता हो, और ना ऐसी कोई स्पेस होती थी जिसमें कि बिना डिस्टरबेंस के आप घर पे रह के पढ़ हम्म, सकें। इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज़्यादा होते थे गांव में, अभी भी होते हैं होने को तो, हम्म। लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, बिजली एक आध बहुत ही कभी खराब कभार हालत आई थी मुंह सर। दिखा के चली गई। हाँ, कभी हाँ। कभार आ गई, उसी में हम्म, आप फोन वोन चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा बहुत। रहती नहीं थी। हम्म, तो रात में तो वैसे ही नहीं पढ़ सकते थे, दिन में वही है, शोर शराबा घर में होता रहता था, हम्म, और मेंबर्स भी थे घर में, हम्म। तो इतनी स्पेस नहीं थी, तो फिर सोचा कि भोपाल शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो भोपाल में सर एक रूम ले लिया था, हम्म। और उसी में रहना खाना होता था मेरा, मैं खुद ही खाना को बनाता था। अच्छा, और और कोच, अच्छा, मतलब और भोपाल उस में आप आ गए। हाँ, कुछ भोपाल में कोचिंग आगे वोचिंग का आइडिया था आपको या फिर? कोचिंग का आइडिया लग गया था, उस 12th में ही लग गया था सर के थ्रू। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उनका एक सेमिनार हुआ था स्कूल में ही, अच्छा, तो किसी उनके थ्रू पता चल गया था कोचिंग कि, इंस्टीट्यूट का सेमिनार हुआ था स्कूल में, तो जी वहां सर। से था कि इस तरह भोपाल में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जी सर। तो हम और भोपाल में उसी में आ गए। एडमिशन ले लिया था, भोपाल रुकना हो ही रहा था, तो वहीं से प्रिपेयर किया। वहाँ आपने और हम्म। खाना टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता था कि दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम बना लेता अकेले था। रहते थे? हाँ, अकेले ही रहता था सर मैं। ठीक है। तो दोनों टाइम का खाना एक टाइम बना लिए, ताकि टाइम बच जाए कुछ, हम्म, और उसमें और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकें। तो ऐसा था। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा। फैमिली मेम्बर्स को लगा कि यार हो नहीं पाएगा,
अपना बच्चा पता नहीं कर पाएगा नहीं कर फर्स्ट ड्रॉप पाएगा। था। पहले ही ड्रॉप था। 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप लिया और वो क्लैट उस समय क्लियर नहीं क्लियर हुआ। नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। हम्म, और जब सेकंड ड्रॉप लेने की बारी आई तो घर वाले भी कहने लग गए कि ऐसा ही कुछ कर लो, क्लैट के पीछे क्यों लगे हुए हो, क्लैट को छोड़ दो, ऐसी कहीं से डिग्री कर लो, और भी बच्चे तो करते हैं, यहाँ यहाँ भी कॉलेज हैं। कुछ वो एग्जाम्पल्स बताने लग गए। तो बट मैंने सोच ही रखा था कि मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में तो जाना ही है। और अगर डिग्री करनी है तो फिर अच्छे ही कॉलेज से करेंगे, क्योंकि एडवोकेट बनना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नीचे आना नहीं है। तो उसके लिए उस लेवल की पढ़ाई भी जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये मानता था। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम्म, ड्रॉप लिया। उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स, खाना खुद बनाना, सब कुछ मैनेज करना, और ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ गई। थोड़ा सा एक फाइनेंशियल। फेलियर भी देख लिया था, हम्म, तो उस हिसाब से काफ़ी प्रेशर भी रहता था। हम्म। बट जैसे तैसे करके सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था, और मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा अलॉट हो गया था उस टाइम। एक मेरा एक सवाल है यहाँ कि आपने नवोदय विद्यालय से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद क्लेट की कोचिंग करने आप भोपाल आ गए। चलो, नवोदय विद्यालय में आप घर से दूर रहते हो लेकिन वहाँ आसपास सारे लोग रहते हैं, और यहाँ एकदम से आप अकेले, मतलब आप समझ रहे हो कि पहले गांव में आप रहते थे एक जॉइंट फैमिली में, हम्म। उसके बाद फिर वो गांव का माहौल भी थोड़ा ऐसा रहता है कि सब लोग एक कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं। हाँ सर, हाँ फिर सर। आप नवोदय में गए तो वहां भी एक साथ ही लोग रहते थे। हम्म। फिर उसके बाद आप भोपाल आए और उसमें अकेले आप रूम लेके रहे, और उसमें आपने खाना वाना खुद से बनाते थे, है ना? तो उस समय कुछ मतलब आपने अपने आप को ऐसे साध के कैसे रखा? अपना जो डिसिप्लिन था, वो जो मोटिवेशन था, और उसको सर जैसा कि बनाए मैंने, रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब। जी सर, और हम्म, जैसा कि मैंने बताया था कि हम्म, नवोदय से मैंने सीख लिया था कि हम्म, डिसिप्लिन लाइफ हम्म, में कैसे रखना है अपने आप हम्म, को। हम्म, और मैंने ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा दिया था कि फैमिली से दूर तो रहना ही पड़ेगा। हम्म, जब सिक्स क्लास में ही आप फैमिली से दूर हो गए और आगे की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो हो सकता है और भी दूर रहना पड़े। हम्म, तो ये धीरे धीरे करके जो 7 साल नवोदय में मैं रहा था, उसमें मैंने ये चीज अच्छे से समझ ली थी। और मेंटली मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अकेला अब रहना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर थे। जी सर। तो कहीं ना कहीं वो आप जो आपकी मेंटल स्टेट थी, और इमोशनल जो आपने स्ट्रेंथन किया था अपने आप को इमोशनली, तो उसने आपको हेल्प की इस तरह से पढ़ाई जी करने सर। के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। तो फाइनली सेकंड जो आपका अटेम्प्ट था उसमें आपने क्लेट एग्जाम क्रैक किया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन लिया। तो आप अपना कॉलेज का नाम बताएं और आपकी जो प्रोसेस थी, जो जर्नी थी कॉलेज की, उसको शेयर करें कि किस तरह का एक्सपीरियंस था, जिस तरह मेरे आपने नवोदय का बताया। हाँ। जी सर, मेरे कॉलेज का नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा था, जी। जिसमें मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी डिग्री की है। हम्म, और मैंने देखा कि स्कूल से और मेरी जो भोपाल की लाइफ थी उससे एक बहुत ही डिफरेंट मुझे एक्सपोजर मिला वहाँ हम्म, पर। हम्म, एक डिफरेंट माहौल था, नए लोग थे मेरे लिए, टीचर्स भी नए थे, और काफी मोटिवेटिंग था मेरे लिए, मेरा एक सपना ही पूरा हुआ था। इतने 2 साल तक जिसके लिए लगे जी रहे और सर। वो हासिल हुआ है। तो मैं काफी एक्साइटेड भी था। तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होती थी, जिनको मुझे लगता था कि मुझे इन इन एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए, मैंने लिया था उनमें। और मैंने देखा कि वहाँ की जो फैकल्टीज हैं काफ़ी कॉल। क्वालिफाइड हैं। हम्म, और उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था, एक्चुअली जो एक एडवोकेट को चाहिए, वो एडवोकेट बनने के लिए जो मुझे चाहिए था, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि हाँ, अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं बहुत अच्छा एक एडवोकेट तो बन जाऊंगा अपनी हम्म, लाइफ में। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मैंने अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव की वहाँ पर। मैंने अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव की, जो मेरी उतनी अच्छी नहीं थी पहले। और मैंने तो सर बहुत कुछ गेन किया अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो दोस्त बने। दोस्त बने सर, हम्म, बहुत जेन्युइन दोस्त मिले मुझे वहाँ पर। हम्म, सीनियर्स मिले हम्म, जो काफ़ी हेल्पफुल थे, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। आप उनसे कोई भी बात शेयर कर सकते थे, किसी भी इवेंट में आपको पार्ट लेना है, किसी एक्टिविटी में पार्ट लेना है, तो वो गाइड करते थे।
कमेटीज थी पर्टिकुलर्स, तो उनकी हेल्प ले सकते थे आप, टीचर्स की हेल्प ले सकते थे। तो इस तरह की अपना नेशनल यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जी था। सर। तो हम एडवोकेट बनना चाहते थे, जी इसलिए हमने सर। क्लैट किया था, नेशनल जी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब फिजिक्स टीचर से हम आए एडवोकेट पे। जी सर। अब एडवोकेट से जज पे कब आ गए? कैसे आ गए? जज में सर, जब मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम्म, में इंटर्नशिप्स स्टार्ट की, हम्म, तो वो मेरा ज़्यादा बाहर निकलना हुआ नहीं, बड़े बड़े शहरों में हम्म, जैसे मेट्रो सिटीज़ वगैरह में। हम्म, कॉरपोरेट में कोई कनेक्शंस नहीं थे, या मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कॉरपोरेट के बारे में। तो मैंने इंटर्नशिप्स अपनी स्टार्ट की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एडवोकेट के अंडर में की मैंने। तो मैंने वहाँ एडवोकेट की लाइफ देखी एक्चुअली, हम्म, कि एडवोकेट की लाइफ कैसी होती है। और मैंने एक जज की भी लाइफ देखी, कोर्ट में आना जाना होता था, विजिट करना होता था। और सर 2017 में ही मेरे एक स्कूल के सीनियर थे, उनका एज ए सिविल जज सिलेक्शन हो गया था। तो वहां से मुझे धीरे धीरे पता चलना हुआ कि सिविल जज क्या होते हैं, कैसे पढ़ाई की जा सकती है, क्या सिलेबस होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो सर मेरा धीरे धीरे करके जज की तरफ रुझान बढ़ना स्टार्ट हो गया था सर, अच्छा। 2 से ढाई साल बाद। कॉलेज के 2 से ढाई साल बाद आप जज की तरफ रुझान हो गया। जी सर। अब एडवोकेट उतना एडवोकेट में सर मैंने ये देख लिया था, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मेरे पास फर्स्ट ईयर की फीस नहीं थी। और जो मेरी फीस जो मैंने भरी थी, हम्म, वो एक्चुअली एक प्राइवेट लैंड मनी लेंडर से मैंने उधार पैसे लेके, वो भी एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फीस भरी। फीस कितनी होती है लगभग नेशनल लगभग यूनिवर्सिटी, सर मतलब जब दो आप पढ़ते लाख थे से उस समय? ऊपर ही है अभी इस टाइम पे और तो उस समय सभी। जब आप पढ़ते थे उस टाइम भी सर 2 लाख ही थी। करीबन 2 लाख रुपए 2 लाख पर ईयर। पर ईयर। तो सर उसके बाद मुझे सेकंड ईयर में एजुकेशन लोन लेना पड़ा। एजुकेशन लोन लेने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, जैसे कि अब गारंटर श्योरिटी चाहिए होता है बैंक को। तो श्योरिटी हम जब ले रहे थे बैंक से लोन, तो मैंने कहा पिताजी से कि एक गारंटर चाहिए उनको, हम्म, श्योरिटी चाहिए। तो जब ढूंढना स्टार्ट किया, तो पता चला कि कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। रिलेटिव्स गांव में आसपास, हम्म, पता चला कि कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे ही काफी टाइम निकल गया था, लोन के चक्कर में ही परेशान भी हुए। फिर जैसे तैसे करके बैंक को ही मनाया, फिर पापा को एज ए श्योरिटी लगाया। तो बैंक लोन लेने में भी बहुत डिफिकल्टीज आई, तो वो कहीं ना कहीं एक बर्डन भी था कि अगर एडवोकेट बनेंगे, तो इनिशियली तो कोई लॉ बैकग्राउंड था नहीं, हम्म। कि पहले से कोई बस सेटल चीज जनरेशन है। लॉयर हाँ हैं हम। हाँ, जनरेशन लॉयर है नहीं है, हम्म, फर्स्ट जनरेशन है। तो उस हिसाब से सर मुझे लगता था कि काफी डिफिकल्टीज आएंगी इसमें, हम्म। और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता ही जाएगा। एक तो एजुकेशन लोन हो गया, ऊपर से घर की लाइबिलिटीज हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि जुडिशरी मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है। जुडिशरी आपको लगा कि एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ? मैं अगर मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया तो जी मैं सर। अपनी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उसको मैं और उस एकदम से टाइम चेंज मैंने कर सकता हूँ। अपने आप को देख भी लिया था एक्चुअली, मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा काबिल हूँ। मैंने हम्म, अपने आप की क्वालिटीज़ को भी हम्म, देखा, हम्म। मैं कॉम्पिटेंट हूँ कि नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए। तो सब चीज़ें देखने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगा, और ये थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब एडवोकेट छोड़ के हम्म। जुडिशरी की तरफ शिफ्ट होना है। तो जुडिशरी की भी हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें सफलता प्राप्त हो जाए। जी सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कई अटेम्प्ट लग जाते हैं तब जाकर उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी तो रहती रहती है। जी तो सर। जो आपने जुडिशरी का जैसे सोचा, तो हम्म। आपके दिमाग में भी क्या इस तरह की अनसर्टेनिटी थी? अनसर्टेनिटी तो सर रहती है, हर हम्म, एस्पिरेंट के दिमाग में हम्म, रहती है। हम्म, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी जो आती हैं, हम्म, वो रेगुलर आती हैं। हम्म, ऑनरेबल हाई कोर्ट ईयरली बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट कराता है, हम्म, और उस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 12 से 13 महीने, हम्म, लगभग एक साल में वो प्रोसेस बाइंड अप भी हो जाती है। हम्म, तो मैंने वही देखा कि अपन एक साल और दे सकते हैं, यहाँ से कॉलेज से पास आउट होने के बाद में अपने पास एक साल मिल जाएगा। एजुकेशन लोन का ग्रेस पीरियड होता था सर हम्म। 1 साल।
तो मैंने यही सोच लिया, तो एक साल अपने पास है और एक साल में अपन पूरी अगर तैयारी के साथ में, और ये पहले से प्रिपेयर करते हुए, जस्ट थर्ड ईयर में मैंने सोच लिया था कि जज बनना है, तो एक अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। कम हम्म। से कम 1.5 से 2 साल पहले से आपकी प्रिपरेशन अगर है, तो मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आप तो मैंने वही दिमाग में लेते हुए कि जैसे मेरे साथ क्लैट में हो गया था, तो मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, वो मैं वो चीज़ नहीं चाहता था, कि मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना, तो मैंने थर्ड ईयर के एंड से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपने बताया कि थर्ड ईयर में आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जज बनना है, तो जज बनना है तो उसकी प्रिपरेशन होगी अब। तो प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, एक सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, दूसरा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हो। तो आपने क्या प्रेफर किया, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प ली या फिर सेल्फ स्टडी की? और दूसरा आपका एक जनरल ओपिनियन क्या है इस बारे में, क्या सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्जाम निकाला क्रैक किया जा सकता है या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेना कंपलसरी है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, और हम्म। एक ही साल का समय था, मुझे एक साल में ही हम्म। ये क्रैक करना था एग्ज़ाम। हम्म। तो मैंने देखा कि मैंने स्टार्टिंग तो सेल्फ प्रिपरेशन से ही की थी, लेकिन मैंने देखा कि एक्ट बहुत बड़े बड़े हैं कुछ, उनमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जो मुझे नहीं लगता कि सारे प्रोविजंस रिलेवेंट होते हैं एक हम्म। प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो मैंने वही देखा कि ऐसे पढ़ते रहेंगे तो कभी ये ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, और हो सकता है इसमें भटक भी जाएं। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम को। तो मैंने वही देखा कि कोचिंग्स की एक्चुअली ज़रूरत उसी काम में पड़ती है कि एक पर्टिकुलर एक्ट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो ये बता देते हैं कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, और हम्म। किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। जैसे प्रीलिम्स स्टेज है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस रेलेवेंट हैं, कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है आपको, या मेंस में कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, किस हिसाब से प्रिपेयर करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो मुझे वही लगा कि कहीं ना कहीं कोचिंग की हेल्प जरूरी है मेरे लिए, अगर मुझे एक अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर करना है तो। हम्म। और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कोचिंग करूंगा, और उसको लेके मैं और मेरे सीनियर ने ये साथ में डिसाइड किया था, और हम दोनों ही भोपाल आ गए थे कोचिंग देख। तो जैसा मेरा एक सवाल है उसी बात पे आपने जो कहा, तो क्या सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है, इस हम्म। बार भी कई बच्चों ने किया भी है, हम्म। और इससे पहले भी कई ने किया है हम्म। सेल्फ स्टडी करके ही। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ऐसा रहता है कि उनके कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो उनको प्रॉपरली गाइड करता है उस चीज़ को लेके ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और बिना गाइडेंस के, चाहे वो सीनियर्स हों आपके या फैमिली मेम्बर हों या आपके रिलेटिव हों जो इस फील्ड में हों पहले से, जुडिशरी वाली में, हम्म। तो उसकी हेल्प लेके तो किया जा सकता है। आपको सिर्फ यही पता करना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मतलब किसी ना अगर किस आपको कोई ये बताने वाला है हम्म। और आप वो प्रोविजन को समझ सकते हो खुद से पढ़ के, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप सेल्फ और आपको प्रिपरेशन कोचिंग पे की भी। हेल्प लेनी या नहीं लेनी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर जी आप सर। खुद से सारे प्रोविजंस को समझ सकते हैं और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो फैक्टर मिसिंग है कहीं ना कहीं, जो हम जिन फैक्टर्स की अभी बात कर रहे हैं, तो आप फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें, कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट तो आपका हो जाएगा, और आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की आप हेल्प लें अपनी प्रिपरेशन और में। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है, हम्म। इसमें 1 से 1.5 साल तो एग्जाम होते होते ही, तीनों स्टेज का हम्म। कंप्लीट होते ही लग जाता है। तो इस दौरान आपको मोटिवेट रहना और कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और इसमें कोचिंग्स हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं, कि जैसे कई बार वो टेस्ट सीरीज लेके आती हैं, हम्म। बीच बीच में टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना रहता है, आपकी प्रिपरेशन चेक होती रहती है, हम्म। आपको एक कॉम्पिटेटिव माहौल मिलता रहता है, उस हिसाब से आप दूसरे लोगों की प्रिपरेशन के हिसाब से भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी एक प्रिपरेशन। हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता है। जी सर, जी सर।
तो आपने डिसाइड किया कि कोचिंग करनी है फाइनली, और भोपाल से, जैसा आपने जिक्र किया कि भोपाल से करनी है, जी सर। आप अपने सीनियर के साथ, कॉलेज के भोपाल, सीनियर भोपाल आ भोपाल गए, कोचिंग देखने आए। कोचिंग देखने आए आप, जी हाँ सर। फिर। तो कुछ सीनियर्स की हेल्प से, रेफरेंस से एक हम्म, ज्वाइन कर ली कोचिंग। ठीक है, बट वो कोचिंग जमी नहीं। ठीक है। कुछ हम्म, एक आध महीने पढ़ के देखा उसमें, लेकिन वो जमी नहीं, कुछ फीस भी दे दी थी। उसी दौरान एक दूसरी कोचिंग में भी गए, तो वहां भी एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। लेकिन वो था कि प्री के लेवल पे चल रहा था। लेकिन जितना सीनियर्स के थ्रू पता चला था, तो उन्होंने यही बताया था कि सिर्फ प्री के बेसिस पे आपको पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, आपको दोनों को साथ में लेके प्री चलना है, और प्री मेंस। प्लस मेंस। तो वो चीज वहां मिसिंग दिखी। तो उसके बाद मैं उसी उसके साथ साथ ही एक तीसरी कोचिंग देखना स्टार्ट कर दिया, और पता चला कि नीतीश सर फ्री में सीआरपीसी पढ़ा रहे हैं। कब की बात होगी? ये 2018 में जब सर हम्म, ने स्टार्ट ही किया था, और सीआरपीसी से ही स्टार्ट किया था हम्म, पढ़ाना। तो फ्री के हिसाब से वहां जाना स्टार्ट कर दिया कि फ्री में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और वहां जाकर देखा कि सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, जहां हम पैसा दे के पढ़ रहे थे उनसे भी अच्छा पढ़ा रहे थे सर फ्री में। तो फिर लगा कि यार ये पहले क्यों पता नहीं चला। हम्म। पैसा वेस्ट हो गया। पैसा वेस्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में नीतीश सर से बात हुई कि अब इसी को कंटिन्यू करना है। तो नीतीश सर ने मतलब फीस को लेके उनसे यही बात हुई कि भाई फीस तो हम दो कोचिंग्स में ऑलरेडी दे चुके हैं, जितने हमारे पास पैसे थे, अब थोड़े बहुत ही रह गए थे। घर वालों से ज्यादा मांग नहीं सकते। घर वालों ने जितनी कैपेसिटी थी उस अकॉर्डिंग दे दिए थे सारे पैसे। तो फिर सर ने यही कहा था कि ठीक है, जितने हैं उतने ही काफी है हमारे लिए, तो बाकी जज बनने के बाद दे देना आप। तो ऐसे करके सर ने उस चीज में बहुत हेल्प की, और फिर नीतीश सर को ही उसके बाद कंटिन्यू रखा है। उनके यहाँ कुछ एलेक के साथ जी सर, एलएक के साथ में ही आपकी कंटिन्यू किया फिर उसके बाद। प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक तरह प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई कि जब भी हमें वेकेशन का जो गैप मिलता था, जो इंटर्नशिप ना करके हम अपनी प्रिपरेशन करते थे। प्रिपरेशन करते थे। तो प्रिपरेशन के दौरान का कोई किस्सा जो आप भोपाल में आके तो। प्रिपरेशन के दौरान यही था सर, जो कोचिंग्स ढूंढने में भटक रहे थे, और जो कई बार होता था कि इस कोचिंग की क्लास और दूसरी कोचिंग की क्लास के बीच में जो गैप है, उसमें कई बार डीबी के यहाँ जाके बैठ जाते थे। वहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था थी, डीवी मॉल भोपाल। डीबी मॉल हम्म, भोपाल। हम्म, तो वहां जाके सर रिवीजन करते रहते थे, जोश तो बहुत हाई था। हम्म। जज बनना है, प्रिपरेशन स्टार्ट की आप थी। और आपके हाँ, सीनियर्स। सीनियर। हाँ। तो वहाँ अगर नाश्ता भी कर रहे हैं, हम्म, समोसे खा रहे हैं, चाय पी हम्म, रहे हैं, तो ये सब डिस्कशन चलता रहता था सब्जेक्ट को लेके। हम्म, कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, तो हम्म, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हम्म। जोश बहुत हाई था। तो वही है कि आपकी पढ़ाई एक चल रही थी, और एक प्रॉपर आपका एक फ्लो बनने लगा था प्रिपरेशन में। जी सर। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, तो बहुत से लोगों की दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी, और उसी समय आया। कोविड। और ये एक्चुअली जब मैं फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर, मतलब मैं एट्थ सेमेस्टर में था, हम्म, तब कोविड आ गया था। हम्म, और उसके बाद में यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कोचिंग्स भी बंद हो गई थी, लॉकडाउन चालू था, गांव पे जाना हुआ। हम्म। ये बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजिंग मोमेंट रहा। सेटबैक था बहुत बुरा। बहुत बुरा सेटबैक था। जो फ्लो बना हुआ था पढ़ाई को लेके, प्रिपरेशन को लेके, वो सारा टूट गया था। इसके बाद में गांव पर वही, पिताजी किसान है तो खेती में हाथ बटाना पड़ता था उनका। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो खत्म हुई नहीं थी उस टाइम भी, बढ़ गई थी और कोविड के बढ़ी कारण। गई थी कोविड में तो और भी ज्यादा। हम्म। तो जो टाइम मिलता था उसमें खेती का काम भी करना पड़ता था, फिर आप उसमें प्रॉपर थोड़ा बहुत प्रॉपर खेती किया आपने? प्रॉपर खेती की है सर। ट्रैक्टर वगैरह हाँ, सब चला सब लेते आता हैं? है। जी सर। और जो सरसों गेहूं वगैरह जो हाँ सर, काटते हैं, प्रॉपर हार्वेस्टिंग, काटना भी आता खुद है। सी मशीन वगैरह तो है मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो हार्वेस्टिंग हाथों से करो तो वो सब हाँ आती है अपने हाँ, को। सब आती है, और करते भी थे भाई अच्छा। बहन वगैरह सब मिलके, मम्मी हम्म, पापा। अच्छा सब हाँ, सब हार्वेस्टिंग प्रॉपर। प्रॉपर। हाँ, हाँ। क्योंकि सर वो देखा भी नहीं जाता था, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और हम्म, बढ़ाना नहीं हम्म, चाहते थे। हम्म, कॉस्ट और इंक्रीज ना हो, उस हम्म। चक्कर में सभी घर के सभी मेंबर्स खुद काम से ही करते काम थे। कर लेते खेत वेत का जी पूरा। सर।
जी सर। हम्म, और उसी टाइम फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया। हम्म, ऑनलाइन उस टाइम कुछ था नहीं, ये एलएक का भी कुछ नहीं आया था उस टाइम, हम्म, ऑनलाइन का पढ़ाने का कुछ। हम्म, तो ब्रेक लगा काफ़ी। सर के फोन्स आते रहते थे, यही कहते रहे जितना पढ़ाई हो सके वहां पे उतनी कर लो। फिर लाइट की भी बहुत दिक्कत रहती थी गांव पे, अभी भी रहती है वो। इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। बहुत दिक्कत है हम्म, वहाँ पर। तो सर जैसे तैसे करके टाइम निकलता गया, कोविड खत्म हुआ। हम्म, और उसी दौरान सर राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका था। हम्म, तो मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस के तौर पे, वो वैसे भी जज बनना है, 1 साल है, कहीं भी बन जाए जज, जज बनना है बस। तो उसका फॉर्म भरा था। और गांव राजस्थान से, जुडिशल सर्विसेज जी का। सर, तो वो गांव से ही प्रिपरेशन करने करके ही वहां का अटेम्प्ट दिया था। और उसमें यही था कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया था उस टाइम। तो फिर समझ आ गया था कि गांव पे अगर और रुके तो फिर ये एमबी का भी कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला कोविड में और नोटिफिकेशन आ गया, तो सर ने पहला कॉल करके यही बोला था कि अब वहां से आ जाओ, अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, भोपाल शिफ्ट हो जाओ। थोड़ा सा था कि फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके और बर्डन बढ़ेगा, तो मैं, मेरा ये मानना था कि घर से ही कर लेते हैं। हम्म, बट वो घर से दिख नहीं रही थी, उम्मीद बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। तो भोपाल शिफ्ट हो गया था मैं तभी, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया था उसके बाद। तो उसके बाद से लेके फाइनल रिजल्ट तक मैं भोपाल में ही था। मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं बीच में एक दो स्टेज देके अगर गांव चला भी जाऊंगा, तो फिर गांव में वही सारा सब्जेक्ट भूल जाऊंगे, सारे सब्जेक्ट भूल जाऊंगा मैं। और फिर से मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बाकी सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, याद करने में वापस। तो इसलिए मैंने गांव जाना भी उचित नहीं समझा उस टाइम। इस तरह से आप भोपाल आ गए और भोपाल फिर आपने फाइनल अपने सिलेक्शन तक भोपाल में रह के अपनी कंप्लीट जी सर। प्रिपरेशन की। जी सर। तो हम प्रीलिम्स की भी बात करेंगे और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की बात करेंगे। अलग के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था, किस किस तरह की आपकी जो प्रिपरेशन की इंट्रिकेशंस होती हैं उनको जानेंगे। मेरा उसमें एक सवाल आया है, एकदम से मेरे दिमाग में आया है हम्म। कि जब रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे? सर रिजल्ट आया उस दिन, महाशिवरात्रि थी। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कि मैं तो मान के बैठा था छुट्टी है तो रिजल्ट आएगा नहीं। हम्म, तो मैंने प्लान कर रखा था कि आज गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखनी है, उसके दोनों पार्ट देखने हैं। तो पहला पार्ट मॉर्निंग में, आफ्टरनून में देख लिया था। हम्म, और इवनिंग में मेरा दूसरा पार्ट चल रहा था। तो 9 बजे मेरा दूसरा पार्ट खत्म हुआ, मैं फोन लेके बैठा ही था। तो मेरा एक फ्रेंड है राजू, हम्म, उसका मैसेज आया है कि हो गया है। तो मैंने पूछा क्या हो गया है? हम्म, बोले सिलेक्शन हो गया है तेरा। मैंने कहा किस में सिलेक्शन हो गया है? बोले कि रिजल्ट आ गया है, एक बार चेक कर ले। हम्म, मैंने कहा पहले रिजल्ट तो भेज, क्योंकि वो एक बार मेरा लॉ क्लर्क का रिजल्ट को लेके वो एक बार ऐसे ही प्रैंक कर चुका था, तो मुझे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैं पहले भी सोच के बैठा था कि आज तो छुट्टी है वैसे भी, हम्म, और 9 बज चुके हैं, तो अब कौन रिजल्ट देगा। तो फिर मैंने जब फाइनली पीडीएफ देखी, उसमें मैंने अपना नाम देखा, तब मुझे बिलीव हुआ कि रिजल्ट आ चुका और मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या उस समय क्या था, क्या इमोशंस थे उस समय? उस समय तो सर सोच ही नहीं पा रहे थे कि सिलेक्शन हो गया है। ये हाँ, बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, सिलेक्शन हो गया, वो हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, हाँ, सिलेक्शन हो हाँ, गया है। हाँ। तो बिलीव करना ही पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और दूसरा फिर फोन आना चालू हो गए, मैसेजेस आना चालू हो गए थे, तो फिर तो बहुत बिजी हो गए थे उस टाइम। पहला फोन किसको किया? पहला फोन घर में किया था, घर वालों को बताने के बाद फिर नीतीश सर को ही फोन किया था अगला। तो ये था रिजल्ट की एक कहानी जी में सर। बताया। ठीक है, थोड़ा आते हैं कि प्रीलिम्स की मेंस की स्टेजेस पे आते हैं। हम्म। तो प्रीलिम्स की आपने जिस हिसाब से जैसे कि जो स्टेजेस होती हैं उनकी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन होती है कहीं ना कहीं, है ना? तो आपने कंप्लीट आपकी जो प्रिपरेशन थी वो एलेक के साथ थी, जी सर। है ना? तो आप प्रीलिम्स के बारे में बताएं कि प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का, और आपकी अप्रोच क्या थी, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी उसको लेकर।
सर पहला तो यही था कि जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते थे, नीतीश सर जैसे जैसे करा देते थे सब्जेक्ट, उसके प्रीलिम्स के हिसाब से भी टेस्ट हो जाते थे। जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसका प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर एक टेस्ट हो जाता था। तो वहां से प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ में होती रहती थी जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाते थे। फिर रही बात जब नोटिफिकेशन आने के बाद, तो सर नोटिफिकेशन से लेके प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होने तक 3 महीने का जो गैप था, उसमें सर ने एक चीज स्टार्ट कर दी थी, वो थी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की। तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का शेड्यूल बना दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम देते थे और उसी का फिर टेस्ट होता था। तो ऐसे करके प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होने से पहले सारे टेस्ट हो चुके थे प्रीलिम्स के हिसाब से, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। तो डेट जैसे आ गई थी उसके बाद जो 35 से 40 दिन का जो टाइम मिला था, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने दिन के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था। तो मैंने टोटल 3 रिवीजन किए थे उस दौरान सर, ये 35 से 40 दिन का जो टाइम था उसमें। तो मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बना दिया मैंने शेड्यूल कि दोपहर तक मुझे इसको पढ़ना है, दोपहर के बाद इवनिंग तक इसके क्वेश्चंस लगाने, एमसीक्यूज, और उसके बाद 7-8 बजे के बाद मुझे जीके और कंप्यूटर के लिए टाइम देना है। तो ऐसे करके मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड कर दिया था। ये आपका एक ओवरऑल इस तरह था कि इस तरह ओवरऑल आप था। प्रिपेयर कर देते हैं। जी सर। तो उस पर पहला मेरा जो सवाल है वो ये है, जो एस्पिरेंट्स का सवाल रहता है कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले की जाए और मेंस की बाद में की जाए, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, या फिर दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होनी चाहिए, मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी सर, मेरे हिसाब से दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स आप करेंगे तो उसके प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस होगा। तो मेंस में ज्यादा वेटेज है और मेंस का ही वेटेज काउंट होगा फाइनल रिजल्ट में। तो अगर आप पहले प्रिपेयर कर लिए प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं मेंस के लिए। तो दोनों का जरूरी है साथ में पढ़ना। और मेंस करते करते प्रीलिम्स करते करते वो एक दूसरा प्रिपेयर होता ही जाता है अपने आप ही। अगर ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो मेंस का आपको कुछ नॉलेज मिलेगा नहीं उसमें। मेंस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स का नहीं मिलेगा, दोनों को हाँ, कहीं ना तो कहीं ऐसा है नहीं है। साथ लेके चलें दोनों को। साथ लेके चलें, और ये एक्चुअली नीतीश सर की भी यही अप्रोच रहती थी, और एलएग भी इसी पे ज्यादा फोकस करता था। तो तो एलएग। मेंस की प्रिपरेशन आपने पहले ही स्टार्ट कर दी प्रीलिम्स के हाँ साथ ही? ठीक है। तो जैसे प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें ऐसा रहता है कि 110 मार्क्स का लॉ का पेपर रहता है अगर एमपी की बात करें तो, और 40 मार्क्स का जीके रहता है। 40 मार्क्स में जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। जी सर। 20 मार्क्स का जीके एंड 10 मार्क्स ईच कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इंग्लिश। तो लॉ पेपर को लेके आपकी क्या अप्रोच थी? लो पेपर को लेके अप्रोच यही थी कि एक तो उसके बैरेक्ट पे सर मेरी अच्छी कमांड बना ली थी ठीक मैंने। है। तो मैं ये देखता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जब मैंने एनालाइज किया था, मध्य प्रदेश के और अदर स्टेट्स के भी, तो मैं ये देखता था कि 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्ट से ही होते हैं, चाहे वो नंबर से हो या उसके कंटेंट से हो। और दूसरा जो रहा 15 से 20% के आसपास का, उसमें रहता है कि किसी लैंडमार्क केस में कोई चीज डिसाइड हुई है, कोई प्रिंसिपल आया हुआ है, या फिर जैसे कि कोई अमेंडमेंट है। तो ये सारी जो चीजें होती थी, उसके लिए मैंने कुछ बुक्स रेफर कर ली थी, और बाकी तो कोचिंग ने मटेरियल प्रोवाइड करा दिया था। और इसको लेके सर एक और चीज मैंने जो की थी, वो थी कि जो मॉक कराए थे एलएक ने और जो टेस्ट कराए थे, मैंने उन्हीं को बार बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था, और एडीजे लेवल के भी प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस देख लिए थे। तो ठीक ऐसे है। करके मैंने 110 मार्क्स का कवर कर लिया आपने था। प्रॉपर पेपर एनालाइज किए प्रीवियस ईयर्स के, फिर जी डायरेक्ट पे सर। आपकी कमांड अच्छी थी, जी सर। और आपके उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लिया कि कहाँ से कितनी रिक्वायरमेंट है कि हाँ सर। यहाँ ये केस लॉ देखना है, यहाँ ये हम्म। अमेंडमेंट वो देखना है। मैंने कुछ डायरेक्ट में लिख भी लिए थे वहीं एक्चुअली। आपने हाँ, लिख जब लेते। सर पढ़ाते थे कोई लैंडमार्क केस है तो मैं प्रोविजन के आगे ही वहां लिख देता था डायरेक्ट में ही। तो प्रीलिम्स में क्या बुक को रेफर करना जरूरी है? मैं नहीं समझता सर बुक को रेफर करना जरूरी, हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो चीज बुक में से जो आपको चाहिए बुक से,
वो आपको एमसीक्यू से मिल जाएगी। ये आपकी आपकी किस तरह की हाँ अप्रोच थी? जी सर। हम्म। तो मैंने बुक को रेफर करना वहीं जरूरी समझा जहाँ मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो वहां मैंने बुक को रेफर किया था, वहां की मैंने डायरेक्ट सेंट्रिक अप्रोच ही रखी थी कि अगर डायरेक्ट अच्छे से कवर हो जाते हैं, काफी रिवीजन हो जाते हैं उसके, तो पिक्चर क्लियर रहती है दिमाग में फिर। ठीक है, तो ये 110 मार्क्स जिस तरह की अप्रोच है, बाकी 40 मार्क्स में हम आते हैं। तो सबसे पहले जीके के बारे में जानना जी चाहूंगा सर। मैं। जीके में भी जो एमपी स्टैटिक जीके आती है, इंडिया की या वर्ल्ड की ओवरऑल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, तो इसके बारे में बताएं, आपको क्या डिफरेंट सोर्सेस थे जहां से आपने पढ़ाई की? सर जीके में जो वर्ल्ड और इंडिया लेवल की जो आती है, नेशनल लेवल हम्म। हम्म। इंटरनेशनल की, तो उसमें मैंने जब क्लैट के टाइम पे जो जीके प्रिपेयर की थी, हम्म। उसकी कहीं ना कहीं मुझे काफी हेल्प मिल गई थी इधर। हम्म। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस ना करके, तो उसके लिए मैंने ऐसा कर लिया था कि जो पीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, उनको लगा लिया था मैंने। और दूसरा रहा एमपी स्पेसिफिक के लिए, तो मैंने महावीर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो उसको कवर किया था मैंने। तो वहां से मेरे वो एमपी के सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। और कुछ जो नेशनल लेवल के जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मैंने क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया था। बेसिकली आपने स्ट्रेटजी जीके के लिए कोई इंडिया या वर्ल्ड की स्ट्रेटजी के लिए कोई बुक रेफर नहीं की थी? नहीं नहीं, बुक रेफर नहीं की थी ठीक सर है, मैंने। आपने जो पीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर वहां से किया था, एमपी जी की सर। स्ट्रेटजी के आपने महावीर पब्लिकेशन से की थी। जी सर। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। ठीक है। और जीके को लेके एलएक ने भी कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए थे, तो मैंने उनको भी कर लिया था। और करंट अफेयर्स को लेके भी कुछ टेस्ट कराए थे, उनको कर लिया था। तो यूट्यूब पे ऐसा मिल जाएगा कि मंथली करंट अफेयर्स एक एक दो दो घंटे के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा मंथ का कवर कर देते हैं वो। तो ऐसे करके मैंने पिछले 7 से 8 मंथ का देख लिया था। और पिछले 3 4 महीने का मैंने ज्यादा फोकस किया था उस चीज पे। ठीक है, ये रही जीके की बात। जी सर। इंग्लिश और कंप्यूटर का कुछ पता है? सर इंग्लिश का तो इंग्लिश इम्प्रूव कर ली थी हम्म। कॉलेज में। हम्म। उससे पहले इतनी अच्छी नहीं थी। तो इंग्लिश का तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगा लिए थे, एमपी के और सिविल जज वाले और एडीजे के। तो दोनों के लगा लिए, तो वहां से कवर हो गए। तो कुछ जो मॉक में क्वेश्चंस थे, वो कर लिए थे मैंने। तो इंग्लिश में तो सर मुझे दिक्कत नहीं थी। कंप्यूटर का ऐसा था कि यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो मैंने ये देख लिया था कि किन किन टॉपिक से ये क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से करेंगे ये, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पे जाएंगे ये। तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे। बाकी कंप्यूटर में पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने इतना कवर नहीं किया था। मेरा ये था कि 8 मार्क्स 9 मार्क्स तक आ जाए, मुझे 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, 8 9 आ जाए एवरेज, ठीक है, काम हो जाएगा उसी में। तो ये थी आपकी प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी कि जी आपने सर। ये आपने इस अप्रोच के साथ प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन की। जी सर। तो जैसा कि वीर सिंह धाकड़ अब सिविल जज वीर सिंह धाकड़ बन गए हैं, तो क्या उनकी सफलता को सिर्फ उनकी सफलता कहना सही रहेगा? मेरे हिसाब से सर ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि मेरी सफलता को सिर्फ मेरी सफलता कही जाए, क्योंकि मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए परिश्रम किया है, जितना मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो मोरली हो या फाइनेंशियली हो, या मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स ने जो सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, तो इन सब का कहीं ना कहीं मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इस चीज़ का महत्व समझते थे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी है। और उन्होंने लोन लेकर मुझे पढ़ाया। और जैसे उनके फ्रेंड्स या जो कलीग्स या जो मिलने वाले होते थे, वो कहते थे कि आप कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं, इतना पैसा बच्चे पर लगा रहे हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि आपकी जमीन ही बिक जाए उस चक्कर में। तो लेकिन उन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, और उन्हें मुझ पर विश्वास था, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें रखते थे मुझसे। तो मैं कहूँगा कि मेरे जितने भी क्लोज इस चीज को क्लोजली बहुत देख रहे थे, मेरे साथ बने हुए थे। और मैं एक चीज कहूंगा कि लोग कम हों पर अपने हों, जिंदगी कोई तमाशा तो नहीं जो भीड़ चाहिए। तो वही था कि मेरे साथ जितने भी लोग थे, वो जेन्युइन लोग थे, असलियत में मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी भलाई भी चाहते थे, कहीं ना कहीं मुझसे उम्मीदें भी रखते थे। बहुत प्रेरक बात आपने कही।
तो ये था कि जो कंटिन्यूअस आपका सपोर्ट सिस्टम था, जिन्होंने बिना इस बात के सोचे कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, निरंतर आपका सब समर्थन करते रहे, आपको सपोर्ट करते रहे। अब सफर को आगे बढ़ाते हैं, और जो इसका दूसरा जो स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है इस प्रिपरेशन, इस एग्जाम का, मेंस, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि मेंस में टोटल 4 पेपर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट एंड थर्ड पेपर लॉ का पेपर होता है, और सेकंड एंड फोर्थ पेपर ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन जजमेंट राइटिंग का रहता है ना, इस तरह जी से। सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पेपर वाइज मुझे बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही, और आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे की, क्या आपकी अप्रोच थी। सर मैं पेपर 1 और 3 की एक साथ बताना चाहूँगा, हम्म। क्योंकि इसमें दोनों में ही लॉ सब्जेक्ट डिवाइड ठीक है। हुए होते ठीक है। हैं। पहला सिविल का पेपर होता है और दूसरा क्रिमिनल का पेपर होता है। तो जब नीतीश सर पढ़ाते थे तो उनकी अप्रोच यही रहती थी कि मेंस का साथ में ही प्रिपेयर करते चलें बच्चे। और उसी तरह से मैंने प्रिपेयर कर रखा था। मेंस के टेस्ट सीरीज भी होती रहती थी, टेस्ट होते थे जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो मेंस के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट हो जाता था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो वहां से मैं वो सारे टेस्ट अटेंड करता था। हम्म। दूसरी बात, मैंने देखा कि नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स की डेट अनाउंस नहीं हुई थी। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा फोकस मेंस पे ही रखा था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अलग से टाइम मिलने वाला था प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होने के बाद। तो मैंने जो नीतीश सर ने टेस्ट सीरीज चलाई थी एलएक फॉर जुडिशरी ने, तो वो टेस्ट में कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे देता था। और मैं कोचिंग में ही आके वो टेस्ट देता था, प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होता था। उसका एवेल्यूएशन भी होता था और उसकी फीडबैक भी दी जाती थी। तो मैं उस चीज़ से जितना भी मैं इम्प्रूव कर सकता था, जहाँ मेरी कमियां रह रही थी वो चीज़ मैंने देखी। मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट फैक्टर होता है और इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है उसमें। कि कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ तो बहुत लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जब वही 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपको लगता है कि अब इसमें लिख क्या क्या दें, क्योंकि आपने पढ़ बहुत रखा है। उस हिसाब से आपके पास टाइम लिमिटेड है उसको लिखने के लिए। तो फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी कि पढ़ना ज़्यादा नहीं है, कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है और उसी को बार बार पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं उसके ही। हम्म। बट बहुत प्रिसाइज कंटेंट रखना है लिखने के हिसाब हम्म। से, जितना पॉसिबल हो सके उस टाइम में लिखना। तो मैंने ऐसे ही की थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज करके ये देख लिया था कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो रिपीट हो जाए, टॉपिक रिपीट हो जाए या क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। तो लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस या टॉपिक्स रिपीट होते हैं एमपी जुडिशरी में। मैंने वहां से कर लिया था, जितने भी टेस्ट हुए थे वो दिए थे मैंने रेगुलर बेसिस पर। और एक और चीज जो मैंने की थी वो ये कर ली थी कि मैंने, जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मेंस लिख रखा था पहले भी, तो उनकी मैंने जो आंसर शीट्स उन्होंने आरटीआई के थ्रू निकलवाई थी, तो मैंने वो देख ली थी। एक्चुअली तो मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी हो गई थी दिमाग में कि कितना वहाँ पॉसिबल होता है लिखना और किस तरह से एक आंसर को लिखा जाता है। तो मैंने इस हिसाब से पेपर 1 और 3 को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आपने से बताया कि हाँ, मतलब आपने ये देखा कि आपने अपना कंटेंट बहुत प्रिसाइज रखा, और उसी को आपने बार बार प्रिपेयर किया, और आपने इसमें जिक्र किया आपने टेस्ट दिए। हम्म। तो टेस्ट आप ऑनलाइन मोड प्रेफर करते थे या फिर ऑफलाइन कोचिंग में आके टेस्ट देते थे। सर मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करता था, क्योंकि वहाँ पर जो मुझे माहौल मिलेगा, अगर मैं उसी माहौल में पहले से ही प्रैक्टिस कर लूँ हम्म। तो मुझे वो डिफरेंट फील नहीं होगा, मुझे हम्म। ऐसा लगेगा जैसे मैं एक टेस्ट ही दे रहा मॉक हूँ। टेस्ट की तरह जब आप फाइनल हाँ। पेपर लिखने जाओगे मेंस का, तो आपको ऐसा ही लगेगा। जी सर, जी सर। और दूसरी बात सर, मैंने कुछ टॉपिक्स पे नोट्स भी बना लिए थे अपने, मैंने हर हम्म। टॉपिक पे नोट्स नहीं बनाए थे। मेरा मानना ये था कि अगर कोई चीज़ डायरेक्ट में उतने अच्छे से दी है, तो उतना कंटेंट है, 4 मार्क्स में अगर उससे क्वेश्चन आता है तो उतना सफिशियंट कंटेंट है उसी का, तो मैं उसी को लिखता था, लिखने की कोशिश करता था अपनी लैंग्वेज में या पॉइंट्स में। और जैसे कुछ टॉपिक्स पे डायरेक्ट में नहीं दिया होता है कंटेंट, तो उनके मैंने नोट्स बना लिए थे, जैसे डिफरेंस जहाँ पूछा जाता है तो उनके मैंने सेपरेट नोट्स बना लिए थे हर सब्जेक्ट में, जिन जिन टॉपिक्स पे जो डिफरेंसेस आते हैं। इसके बाद में जैसे मेंस रिया हुआ, प्रिपरेशन अटेम्प्ट में डिफरेंस, तो ऐसे जो टॉपिक्स जो डायरेक्ट से कवर नहीं हो सकते वो मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, तो मेरे नोट्स भी बहुत लेंदी नहीं थे, तो उनको रिवाइज करना भी मेरे लिए इजी होता था। हम्म।
और आपने जैसे बताया कि आपने प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ की थी, साइमल्टेनियसली की थी। जी सर। तो जैसे आपने टेस्ट सीरीज जो बताई, तो आपने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आपने ज्वाइन की और वो टेस्ट अटेम्प्ट किए, या फिर उस प्रीलिम्स के साथ साथ ही कर लिए थे आपने वो टेस्ट सर अटेम्प्ट? टेस्ट सीरीज दो टाइप की चलती थी। एक तो जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता था तो उसका टेस्ट हो जाता था, मेंस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, दोनों पैटर्न पे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था तो एक एलेक ने पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज चलाई थी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे उसमें। तो जो प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होने के पहले तक सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हो चुके थे मेंस के अकॉर्डिंग, और प्रीलिम्स की तो चल ही रही थी उस दौरान। तो दोनों ही टेस्ट मैं देता था, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, एक पर्टिकुलर हाँ, सब्जेक्ट मतलब को। मोस्टली आपकी पेपर 1 और 3 की प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स से पहले, कवर तो हो गई थी। हाँ, मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ही आपने कवर कर लिया था, प्रीलिम्स के साथ जो प्रिपरेशन आपकी चल जी रही सर, थी। जी सर। ठीक है। तो उसको मतलब सीधी सी बात है, वो काफी आपकी हेल्पफुल रही होगी जब आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि आप आपको मोस्टली सेकंड और फोर्थ पेपर कवर करना है बेसिकली हाँ उसका सर, हाँ सिलेबस। सर। तो ये थी पेपर 1 और 3 की अप्रोच। जैसा आपने नोट्स का भी बताया कि जहां आपको रिक्वायरमेंट थी आपने वही नोट्स बनाए, बाकी बेर एक्ट को आपने हम्म। रेफर किया। अब इसमें बात आती है कि इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट का भी बताया कि आप जितना अपना कंटेंट लिमिटेड रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर मैनेज करना। अब बात आती है सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में जैसा कि ट्रांसलेशन पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग होता है, और ऐसे राइटिंग पूछा जाता है। तो इनकी क्या अप्रोच थी आपकी? सर मैं पहले बताना चाहूँगा ऐसे की। तो ऐसे में कोचिंग ने बहुत ही प्रिसाइज और कुछ सिलेक्टिव टॉपिक दे दिए थे कि इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करना। और एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर ये हुआ भी है कि जो टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं कोचिंग के थ्रू, उन्हीं में से कहीं ना कहीं टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो फाइनली उस पेपर में आते हैं। तो मैंने वही देखा कि कुछ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने पॉइंट्स बना के अपने दे दिए थे कि ये पॉइंट आपको इस टॉपिक में कवर करने हैं। हम्म। तो उन टॉपिक्स पे जो कंटेंट था वो मैं अपने हिसाब से इकट्ठा कर लेता था और अपनी लैंग्वेज में उसको मैं लिखता था। और जो मेरे सीनियर थे उनके साथ में हमने क्या किया था कि कुछ टॉपिक्स उन्होंने प्रिपेयर कर लिए थे, कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिए थे और एक्सचेंज कर लिए थे ताकि टाइम बच जाए उस टाइम में। तो मेंस का टाइम मिलता है प्रीलिम्स के बाद, वो बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको टाइम को बचाने के लिए ये हमने एक तरीका निकाल स्ट्रेटजी लिया अपनाई। था। हम्म। और दूसरा ये था कि ट्रांसलेशन को लेके मैंने डिग्लॉट एडिशन ही पढ़े थे बैरेक्ट में। और जिसमें एक तरफ हिंदी में दिया हाँ। रहता है और दूसरी तरफ इंग्लिश में। जी सर। ऐसा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक और चीज कर ली थी एडिशनली। वो थी कि मैंने एक डायरी बना ली थी जिसमें मैं अलग से वर्ड्स भी लिख लेता था, हिंदी इंग्लिश करके। और जब जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था या फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, तो उस टाइम में वो वर्ड्स को रिवाइज कर लेता था। तो हम्म। ऐसे मुझे वर्ड्स याद हो गए थे। और प्रैक्टिस सेट की बात रही तो एलेक ने 20 सेट प्रोवाइड किए थे, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। तो उन्हीं को मैंने प्रैक्टिस करके देख लिया था। मेनली मुझे टाइम चेक करना था उसमें, और प्रॉपरली अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं सेंटेंस को, क्योंकि वर्ड याद करना और एक प्रॉपर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना वो डिफरेंट चीज होती है। तो उसके हिसाब से मैंने वो टेस्ट दे लिए थे। प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के लिए सर प्रैक्टिस सेट ही दिए थे एलेक ने, उन्हीं को किया था। और ज़्यादा उसमें मैंने कुछ किया नहीं था। कुछ दो चार रूल थे उसमें, वो देख लिए थे। और तीन वहां चार से प्रैक्टिस सेट कर हो गया लिए था थे। आपका। जी सर। ठीक है, तो ये थे 1, 2 और 3, हाँ है ना? सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। फोर्थ पेपर पे आते हैं, है ना? तो फोर्थ पेपर के बारे में कुछ बताएं, जजमेंट राइटिंग कैसे आपने प्रिपेयर किया, और वो जजमेंट टाइम राइटिंग। मैनेजमेंट बेसिकली उस पेपर में हाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सर, तो मैंने उसके बारे में बताएं। जजमेंट राइटिंग एक्चुअली मैंने प्रीलिम्स देने के बाद ही स्टार्ट की थी। और जो नीतीश सर ने जजमेंट राइटिंग को लेके क्लासेस कराई थी वो मैंने अटेंड की थी सारी। और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए थे उन्होंने उसी क्लासेस में। तो वो मैंने सर को चेक करा दिए थे लिखकर। इसके बाद में मैंने, अब जजमेंट राइटिंग की मेनली दो बुक चलती हैं, एक तो भारद्वाज है और एक रॉबिन जीत है। तो मैं
मैंने रॉबिनजीत परचेज कर ली थी, और उसी के जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे कुछ उसमें, उनको मैंने प्रैक्टिस किया था। और मैं ये करता था कि अगर मैंने कोई जजमेंट लिखा है, मैं लिख के ही प्रैक्टिस करता था जजमेंट को। और लिखा है तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि किसी से इसको चेक करा लेते हैं, चाहे वो सीनियर्स हों या आपके कोचिंग, अगर आपने लगा रखी है तो उनको कोचिंग से चेक करा लें, टीचर से। तो मैं उसको हमेशा चेक कराता था, उसमें जो भी फीडबैक या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती थी, या जो भी मुझे कमी लगती थी, तो वो मैं नेक्स्ट जजमेंट में उसको दूर करने की कोशिश करता था। मेनली उसमें यही रहता है कि प्रैक्टिस जरूरी है जजमेंट के लिए, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी रहता है। और दूसरा ये रहता है कि एक लास्ट पेपर होता है ये, तो ऑलरेडी आप 3 पेपर दे चुके होते हैं, तो आपकी स्पीड पे कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप थक जाते हैं। तो ये छूटने की थोड़ी सी गुंजाइश इसमें ज्यादा एग्जॉस्ट रहती हो जाते हैं उस है, समय। एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हम्म, तो यही डर रहता है कि छूट ना जाए कहीं पेपर छूट जजमेंट गया। राइटिंग। हाँ, वो थोड़ा सा लेंदी भी रहता है मेरे हम्म, अकॉर्डिंग। हम्म। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही काफी प्रैक्टिस कर ली थी, तो वो मेरा डर भी खत्म हो गया था। तो ये अपनी अप्रोच थी फोर्थ पेपर को लेके, जजमेंट राइटिंग को लेके। जी सर। अब वीर, मेरा एक सवाल है कि ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की बात रही, हमने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपसे जानी, मेंस की जानी। और उसमें एक बात आती है जो एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, वो ये रहता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है जी सर। कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस डर को आप कैसे टैकल करते थे, और किस तरह का वो डर रहता था? सर, डर दो चीजों को लेके रहता है। एक तो हम्म, सिलेबस को लेके हम्म, कि सारा सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा हम्म, टाइमली। दूसरा रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम कितना रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम में, हम्म, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी या नहीं होंगी फाइनल एग्जाम में। तो डर दोनों को लेके रहता है, और सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है वो यही रहता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा टाइमली। सिलेबस लेंदी होता है कई बार, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, मल्टीपल रिवीजन चाहिए उसमें, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, स्पीड भी देखनी है आपको अपनी, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा डर रहता है, और उस डर का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना टाइम देंगे पढ़ने को, उतना ही ये डर खत्म हो जाएगा। और ये धीरे धीरे खत्म होता है। स्टार्टिंग में लगेगा कि सिलेबस बहुत है, टाइम बहुत कम है, लेकिन कैसे होगा। जब धीरे धीरे चीज़ें होती हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है, वो डर भी खत्म होता है। अब दूसरा रहा एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का जो फाइनल एग्ज़ाम का जो डर होता है उसके लिए तो वो स्वाभाविक है, हम्म। सबको होता है, उसको तो कम किया नहीं जा सकता। और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, अपने आप पे भरोसा रखें, आपने जो पढ़ लिया है हम्म, उसको आप लिख पाएंगे, आपने हम्म, प्रैक्टिस भी कर ली होती हम्म, उस टाइम तक। हम्म। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाने का प्रेशर रहता है, एक उसके 1-2 दिन पहले का प्रेशर रहता है। मैं थोड़ा सा, मतलब ये जो सवाल रहता है, इस पे एक थोड़ी सी क्या है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच रहती है ना, कि हमें मोटिवेट रहना है, इस तरह की बातें सुननी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर इसके बारे में अगर आप बताना उचित समझें, कि आप वो एक डेली का कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन नहीं होता जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो, डेली जो फियर आता है, तो उससे आप किस तरह प्रभावित होते थे, और किस तरह से उस फियर को से निकल के अपनी प्रिपरेशन में आप दोबारा से जुट जाते थे? सर, इतना मुझे फियर आता नहीं था, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली कंडीशंस देख रखी थी। हम्म, मैंने खुद ने खेती में काम मैं हम्म, कर चुका था उस हम्म, टाइम। जब मेरा घर जाना होता था तो मैं खुद खेती में काम करता था, खेत में काम करना होता था। तो वही चीज़ें हैं कि मुझे उससे उससे भयानक चीज़ें और कुछ नहीं लगती थी, कि मुझे पढ़ लिख के वापस गांव में जाके मुझे खेती तो नहीं करनी है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे घर वाले ही थे, हम्म, कि मुझे मेरे घर वालों की कंडीशन को सुधारना है, मेरी फैमिली को आगे लेके जाना है, मुझे सफल होके दिखाना है। कहीं ना कहीं मैं असफल होके अपने गांव में नहीं जाना चाहता हूँ। तो वही सारी चीजें थी। मैंने किसी को आइडियल नहीं बनाया कि, या फिर मैंने यूट्यूब से मोटिवेशनल वीडियोस मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म। मैं अपने आप में ही बहुत मोटिवेटेड रहता था। और बात रही ये डिप्रेशन वाली और एंजाइटी। एंजाइटी की, तो उसके लिए मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैं कांस्टेंट सपोर्ट में कांटेक्ट में रहता था।
उनसे मैं कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकता था जो मेरे दिमाग में चल रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे। एक मेरी फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड रानी सिकरवार, तो उससे मैं कांटेक्ट करता रहता था। मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं उससे शेयर कर लेता था, मेरे फैमिली मेम्बर से कर लेता था। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर आप फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकते या उनसे शेयर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि उम्मीदें टूटती हुई नजर आ सकती हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में है। तो वो चीज़ मैं अपने फ्रेंड्स अपने सीनियर से शेयर कर लेता था। तो इस तरह से आप अपना जो प्रिपरेशन के दौरान जो फियर रहता है और एंजाइटी रहती है उसको आप टैकल करते थे। जी सर। और कभी कभार ऐसा कभी हुआ है आपको कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम रात को नींद खुल गई आपकी, आपको लग रहा है कि ये एकदम कभी ऐसा एग्जाम लिख रहे हो आपको पेपर छूट गया, इस तरह का भी मतलब कभी मुझे सुनने में आता है इसलिए मैंने पूछा। सर मेरे साथ हुआ था हाँ। मेंस का। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि सिलेबस बहुत हम्म। कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कई सब्जेक्ट में उतनी अच्छी कमांड नहीं बन पाई थी उस टाइम तक। हम्म। मेंस के अकॉर्डिंग प्री की तो थी, प्री हो चुका था उस टाइम तक, और रिजल्ट भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट को लेकर डर रहता था। रात में पता चला सोए 12 बजे, 2:30-3 बजे नींद खुल गई, उसके बाद से नींद ही नहीं आ रही है, सुबह हो गई है, या बीच में सपने आ रहे हैं। हम्म। तो इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम तक होती हैं, या फिर एक आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपने सोच रखा है, आपके दिमाग में उससे भी बड़ा कुछ है, जैसे कि मेरा था कि भाई मुझे अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है, हर हाल में लेके जाना है, और यही एक तरीका लगता है मुझे। तो उसके आगे फिर मैं ये सब नहीं सोचता था कि क्या होगा या नहीं होगा। हम्म। बस मुझे ये करना है, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस टाइम के लिए मुझे वही लगता था कि मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसको मैं 100% दूँ अपना, और जो एंड रिजल्ट होगा फिर एंड में देखा जाएगा उसका। ठीक है। अब आप बता रहे तो कुछ एग्जाम जैसे प्रिपरेशन के दौरान फियर होता है तो उसको हम टैकल करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर ली, अपने दोस्तों से बात कर ली। लेकिन एक एग्जाम हॉल, क्योंकि हमारे पास स्कोप रहता है इधर पे, है ना। लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं और उसके जो होता है ना, जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें तो 2 आवर्स का पेपर है, लेकिन मेंस की बात करो तो 4 पेपर्स हैं, है ना, हम्म। 12 आवर्स। तो उस समय जो हमारा डर रहता है कि इतनी प्रिपरेशन की है और ये चंद जो समय मिला है हमें, कहीं इसमें हम ऐसी कोई बड़ी गलती ना कर दें जिससे हमारी वो इतनी महीनों की सालों की प्रिपरेशन खराब हो जाए। वो कभी आपको इस तरह का लगा, ऐसा कभी इस तरह का फिक्र आया? सर मैं मेंस देने गया था, तो एक्चुअली जो मेरे सीनियर्स और बैचमेट थे हम लोगों ने साथ में रिजर्वेशन कराया था, तो हमारी एक ही ट्रेन में सफ़र रहा था। और हम लोगों ने एक ही होटल में रूम लिए थे, हम्म। कॉमन रूम थे, जिसमें हम लोग 4 लोग साथ में रुके थे। तो वो चीज़ जो पहले वाली फियर होती है एक दिन पहले की, हम्म। तो वो फियर तो दिखी नहीं थी, हम्म। क्योंकि हम लोग मस्ती के मूड में थे, जो भी था एंजॉय कर रहे थे उस टाइम को। ऐसा पढ़ने लिखने का भी ज़्यादा नहीं था, कुछ किया नहीं था उस दिन हम लोगों ने। और दूसरा रहता है कि सेंटर पे पहुंच के जो एक दिखता है फियर, इतनी बहुत भीड़ बहुत है। ज़्यादा भीड़ दिखती है। हाँ। हाँ। एक ही सेंटर होता है मेंस का। तो वहाँ का मैं यही कहूँगा कि आप हो सके तो वहाँ पढ़ना बंद कर दें। आप जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। आप उस पढ़ उतने टाइम में पढ़ के ऐसा नहीं है कि आप टॉप कर जाएंगे या आपका क्लियर ही हो जाएगा मेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना आप उस टाइम पढ़ेंगे घबराएंगे उतना ही घबराएंगे। हम्म। तो मेरा यही था कि मैं पढ़ता ही नहीं था उस टाइम। जैसे ही एक पहले और दूसरे पेपर के बीच में जो गैप मिलता था उसमें भी नहीं पढ़ता था। उसमें मैं देखता था कि कुछ लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, हम्म। पूछने में लगे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि पहला पेपर कैसा हुआ, तो तेरा कैसा गया, मेरा कैसा गया। इस सब में डिस्कशन से कुछ नहीं होता, एनजाइटी होती है, और आगे के और पेपर भी खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि डिस्कशन बंद कर दें वहाँ पहुँच के। और मेरा भी पहला पेपर बिगड़ गया था, रोना आ रहा था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि जगह ही नहीं मिली रोने को। तो वो रोना भी अधूरा रह गया था। हाँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई थी। तो फिर मैंने देखा कि यार हो सकता है सबका ऐसा ही गया हो, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करूं। तो हम्म। अभी 3 पेपर और बचे हैं, उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं।
तो एक्सपेक्टेशंस आप जितना हाई रखेंगे उस टाइम पर, उतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी, उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, और वही फिर पेपर को बिगाड़ने का काम करती है। क्या तो आप थोड़ा एक्सप्लेन अपना, आपने बताया इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपने टैकल किए। फर्स्ट पेपर का ऑफ लग रहा था, उससे आप डिसअपॉइंटिंग थे, उसके बाद भी आपने अपने आप को कैसे संभाला। हम्म। तो आपका वो जो 2 दिन का जो एक्सपीरियंस था, आप उसको शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उसमें, कुछ इस तरह की बातें जो हमारे जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको मोटिवेट कर जाए शायद। एक्सपीरियंस यही था कि हम्म। सुबह ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है वैसे भी। हम्म। रिपोर्टिंग टाइम बहुत जल्दी होता है, 9 के समथिंग, 8:30 के समथिंग सुबह का। और उसमें बस पोहा जलेबी खा के चाय पी के एग्जाम देने निकल जाते थे। हम्म। और किताबें वगैरह सब रूम पे ही रख जाते थे, कुछ लेके ही नहीं जाना। और बस कुछ बात नहीं करना है एग्जाम के बारे में, क्या आएगा क्या करेंगे, जो स्ट्रेटेजी थी सबकी अपनी अपनी थी, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो खुद के दिमाग में था, किसी से पूछने की वहाँ जरूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है। और एग्जाम हॉल में बैठ के कुछ सोचने का वैसे भी टाइम नहीं होता है। वो जो गैप मिलता था उसमें बस मस्ती मजाक कर ली, थोड़े से बैठ लिए, अकेले बैठ लिए, और रिलैक्स करने की कोशिश करते थे। एंड के पेपर में जजमेंट में तो टाइम का पता ही नहीं चला, एक शूटिंग चल रही थी कुछ ड्रामा की, तो उसको देखते देखते ही पता चला टाइम निकल गया है। और फोर्थ पेपर का टाइम आ गया। हाँ, फोर्थ पेपर की बेल बज गई थी तो फिर एग्जाम देने चले गए। तो इस तरह का वो कंप्लीट एक एक्सपीरियंस था। हम्म। ठीक है, तो ये आप मेंस की बात की हमने आपके साथ। अब कुछ एक सवालात मेरे और हैं इसी से रिलेटेड, कि अभी जैसा आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसके बाद से डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपने फोटो देखा होगा अपना। जी। कि बीर सिंह धाकड़ सिविल जज, और कहीं ना कहीं वो फोटोज कुछ इस तरह लगाए जाते हैं जैसे आप उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो, है ना। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या इस तरह की जो एक क्या कहते हैं एक पैटर्न है जिस तरह से, क्या इ- इस पर चलना ठीक रहता है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्लैरिटी देनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से कौन सी सर्विस अवेल की है जिसके कारण हम ये फोटोज का यहाँ पोस्ट कर रहे हैं? तो आप और बताएं। जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था कि मैं जब कोचिंग ज्वाइन करने भोपाल आया था, तो एक्चुअली मैंने 2-3 कोचिंग्स ट्राई की पहले। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि वो फॉर्म भरवाते हैं, चाहे आपने एक दिन पढ़ा हो उनके यहाँ, चाहे एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए आपने प्रिपेयर किया हो। तो वो अगर आपने फॉर्म भरा है, तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि फिर कभी भी जाके आपका क्लियर होगा सिविल जज, तब वो आपका फोटो छाप देंगे। ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इनिशियली ज्वाइन किए थे, फिर मैंने उनको छोड़ा। तो उस वजह से मेरे वो लोग फोटो छाप रहे हैं। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये इतना ही कहूँगा कि जिस स्टूडेंट का आपका जिस हिसाब से रिलेशन रहा है, जो पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से रहा है या पर्टिकुलर सर्विस के हिसाब से रहा है, तो उस हिसाब से आप उसका फोटो या रेफरेंस दीजिए। क्योंकि जैसे एलेक ने किया है कि कोई फाउंडेशन का है तो उसका फाउंडेशन का बताया है। अगर कोई टेस्ट सीरीज किसी ने ली है एलेक की, तो एलेक ने वो बताया है कि ये टेस्ट सीरीज के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ से। या किसी ने इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था तो वो बताया था। तो इसमें बच्चे के दिमाग में जो भी उस रिजल्ट को देखेगा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को देखेगा, फोटोज को देखेगा, तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी रहेगी कि ये कोचिंग पहली बात तो ऑनेस्ट है, ये अपना रिजल्ट ऑनेस्टी के साथ बता रही है। दूसरा ये है कि उसको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट लगता है, मेरे हिसाब से मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कोचिंग्स का भी, टीचर्स का भी, कि बच्चे इस चीज़ से कहीं भटक ना जाएं, कहीं उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि गलत इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, पता चल रहा है फिर एक अटेम्प्ट वहां से बर्बाद हो गया है, फिर दूसरा ज्वाइन किया, फीस, क्योंकि सबके पास मैं समझ सकता हूँ, जैसे मेरे पास खुद नहीं थी इतनी फीस देने के लिए।
तो कई बच्चों के पास एक बार की फीस होती है देने को, लेकिन उनको वो चीज़ समझ नहीं आती उस टाइम। कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ाई समझ नहीं आती उस हिसाब की जिस हिसाब की वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा फिर ज्वाइन करने के बाद पैसे भी नहीं होते उनके पास। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी अगर सारे इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट ऑनेस्टी के साथ में दें, ऑनेस्टी के साथ में दें। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है ये, कहीं न कहीं जो एस्पिरेंट है उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आसानी रहती है। ये सारी बातें क्लैरिटी के साथ उसके पास पहुँचे तो। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस एग्ज़ाम की आखिरी लास्ट स्टेज के बारे में, इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो एक बात सुनने में आती है इंटरव्यू से संबंधित, वो ये आती है कि इंटरव्यू की एक अलग से ढेर सारी प्रिपरेशन होती है। आपको एक अलग से कोर्स करना पड़ता है जैसे आप मेंस के लिए करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि एक अलग से ही कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू देने के लिए। और मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली मेंस का रिजल्ट आ गया था उसके बाद ही की थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं एडीपीओ का पढ़ रहा था। तो एडीपीओ के पढ़ते पढ़ते मुझे इसका पढ़ने का टाइम नहीं मिला। इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन करने के बाद का ही सोचा था एक्चुअली। मेंस के रिजल्ट के बाद? जी सर, जैसे ही मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया था, सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और उसमें भी मुझे नीतीश सर ने बहुत प्रॉपरली गाइड किया था, जिसमें कि उन्होंने जूम मीट ले ली थी एक पहले ही इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज के पहले। तो उन्होंने एक्चुअली बता दिया था कि किस किस फील्ड से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, किन किन एरियाज से आपको कवर करना है क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को कवर करना है। उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो उन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दिए थे। तो उसी डायरेक्शन में मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, और मॉक इंटरव्यूज के थ्रू वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। और जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो जो फियर रहता है कहीं ना कहीं इंटरव्यू का, वो जो एक झिझक रहती है, एक नई चीज रहती है लाइफ में। मेरे लिए तो एकदम नया था इंटरव्यू। तो वो चीज मैंने धीरे धीरे, क्योंकि टाइम मिल गया था, मॉक इंटरव्यूज दे लिए थे मैंने, तो वो चीज भी कवर हो गई थी। और ऐसा कोई मुझे तो लोड लगा नहीं था इंटरव्यू का। अ, उस दिन जब रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं मिलता तो? लिस्ट में नाम नहीं मिलता तो सर मैं 5-10 हज़ार की कोई ऐसी जॉब देख लेता जिससे मेरा खर्चा निकलता रहता, और मैं फिर से बिना घर जाए मैं प्रिपेयर करता, यहीं रहकर प्रिपेयर करता और नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से मैं देता। लेकिन मैं प्रिपेयर जरूर करता सर, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानता। तो आपसे ढेर सारी हमने बातें की और आपने बहुत खूबसूरती के साथ हर बात का जवाब दिया। प्रीलिम्स की बात की, मेंस की, इंटरव्यू की, प्रिपरेशन का जो फियर होता है, एग्जाम का फियर होता है, जो भी सवालात बन सकते हैं इस एग्जाम्स की प्रोसेस से रिलेटेड, इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो हमने आपसे पूछे। अब एक आखिरी संदेश, जो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो जो जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको एक आखिरी संदेश देना चाहें इस इंटरव्यू के माध्यम से, वो क्या होगा? मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हों या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है, जैसे मैंने चुनौतियाँ फेस की हैं अपने जीवन में, मैंने उनसे बहुत सीखा भी, उनसे लड़ने की हिम्मत भी दिखाई। और कहीं ना कहीं मैंने उन चुनौतियों को पीछे छोड़कर एक सफलता हासिल की है। और ये सफलता इस इससे भी बुरी कंडीशंस में लोगों ने रहकर पढ़ाई की है, सफल हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि कंडीशंस, चुनौतियाँ आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। आपका हौसला, आपका जुनून, आपकी लगन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। और चुनौतियाँ अपने आप दूर होती चली जाएंगी। कई बार लगेगा जब आप स्टार्टिंग कर रहे होंगे कि आप अकेले हैं, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग जुड़ते जाएंगे, आपको सपोर्ट करने वाले आपके आगे आएंगे सपोर्ट करने के लिए। तो आप ये मान के मत चलिए कि आप अकेले हैं, या आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, या आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा।
टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें होती जाएंगी, आप बस मेहनत करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगा। वीर, thank you so much for joining us. थैंक यू सर। Thank you.